Good evening, you're watching India Today. I'm Gaurav Sawant. The Congress Party Vice President Rahul Gandhi is addressing the NSUI National Convention today. This is the concluding day, and let's cut across and listen into the Congress Party Vice President. अच्छा ठहरिए, अब बोलने दीजिए। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, मैं पहले सोचता था कि ऐसी मीटिंग में डिसिप्लिन होनी चाहिए, मगर 10 साल के बाद मुझे आस्ते आस्ते बात समझ आ गई है। जब हम कांग्रेस पार्टी में कभी भी मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में अलग अलग आवाजें आती हैं। जैसे अभी आपने आवाज लगाई और कोई, अभी ठहर जाओ, अभी भैया थोड़ा तो बोलने दो। कभी यहां से आवाज आती है, कभी यहां से आवाज आती है, कभी उधर से आवाज आती है, कभी यहां से आवाज आती है। मैं पहले सोचता था कि ये इस पार्टी में, जिसको हम अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर क्यों नहीं होता। और मुझे 10 साल लगे इस बात को समझने में। हम में ऑर्डर इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये जो हमारा संगठन है, ये हर वक्त सब लोगों की सुनना चाहता है। इसके डीएनए में ये बात भरी हुई है। और हम चाहते हैं कि चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो कागज पकड़ा दे, कोई पीछे से कुछ कहना चाहे कह दे। तो बाहर के लोगों को लगता है कि भैया यहां पे क्या हो रहा है, डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है। मगर सचमुच में यही कांग्रेस पार्टी की शक्ति है कि हम हिंदुस्तान में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, उन सबको लाके ऐसे कमरे में भर देते हैं और आधे घंटे में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज निकाल के उसको बाहर दिखा सकते हैं। ये हमारी डीएनए है, ये हमारी शक्ति है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, आरएसएस की शाखा को देखिए।
उसमें लाइन लगती है, सीधी लाइन होती है बिल्कुल यूं। उसमें किसी बंदे ने चू कर दिया, उसी के ऊपर लाठी बरसा दी जाती है। एक विचारधारा, अगर आपने किसी आरएसएस या बीजेपी के नेता से बात की है, एक ही विचारधारा है, भैया पूरी दुनिया ऐसी ही चलती है और कुछ है ही नहीं, हजारों सालों से ऐसे चल रही है और हजारों साल बाद ऐसे ही चलेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो डिसिप्लिन उनके लिए एक बहाना है। जो इंडिविजुअलिटी होती है ना, उसकी हत्या करने का बहाना है। जो हिंदुस्तान में लाखों आवाज है, उनको खत्म करने का बहाना है। भैया तुम लोग सीधी लाइन में खड़े रहो, चू नहीं करनी है। पता नहीं कैसे करते हैं, हाथ कैसे मारते हैं, आपको मालूम होगा। जर्मनी में मारते थे, ऐसे हाथ मारते हैं वो लोग, मैं तो मारूंगा भी नहीं। तो ये उनकी सोच है। अब हुआ क्या है कि ये सोच आज हिंदुस्तान को चला रही है। जहां भी आप देखो, एक व्यक्ति सब कुछ जानता है। किसानों की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है। एजुकेशन की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है। अरे कपड़ों की बात करनी है, वो भी एक ही व्यक्ति जानता है। तो अब हो क्या रहा है, हजारों अलग विचारधाराएं हैं। असम में लोग अगर अलग सोचते हैं, बिहार में कोई कुछ और सोचता है। हाँ भैया, आपकी बड़ी टेक्निकल विचारधारा होती है बिहार में। आंध्रा का आदमी कुछ और सोचता है, तेलंगाना का कुछ और सोचता है। हम कहते हैं भैया आप सब आओ इधर, बातचीत करते हैं और कुछ ना कुछ निकल आएगा। और वो कहते हैं भैया तुम इधर आओ, चुप हो, एक शब्द नहीं बोलना तेलंगाना के बारे में, आंध्र के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, चुप हो जाओ, हम तुम्हें बताएंगे क्या कहना है, क्या करना है। पार्लियामेंट जब हमारी सरकार थी, मैं बैठता था उस साइड, मुझे याद है अडवाणी जी चुप बैठते थे और बीजेपी में सब लोग एक आवाज से बोलते थे, एक चीज बोलते थे। इधर मेरे साथ गोयल जी बैठे होते थे, कोई और पीछे होता था, गोयल जी कहते थे भैया ये तो गलत है, दूसरा कहता नहीं भैया कुछ तो बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में हमारे इंटरनल डायलॉग चलता रहता है। उधर उन्होंने इंटरनल डायलॉग को बंद कर दिया है और अब वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंटरनल डायलॉग हिंदुस्तान का, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह देखिए, मोदी जी कहते हैं, भाषण में कहते हैं गरीबों की मदद करनी है। और मैंने पहले कहा है, फ्रांस का दौरा हो गया, यूएसए का हो गया, नेपाल का हो गया, मंगोलिया तक चले गए, मंगोलिया तक चले गए, चीन चले गए, मगर भैया किसान के घर नहीं गए, मजदूर के घर नहीं गए। वहां भी नहीं गए। भैया ब्लैक मनी है के एक साल की जन्मदिन मना रहे हैं, 2 दिन पता नहीं कब खत्म हो गए, ब्लैक मनी वापस नहीं आया। ऑडियो खराब हुआ, देखिए और फिर सबसे मजा आता नहीं रहा आप तो क्या उधर जो शाखा में से निकल के आता है ना, आप लोग शाखा में से नहीं निकल के आए। आप लोग को मैं शायद 5 सेकंड के लिए शाखा में ना खड़ा करता हूँ। कहाँ खड़ा कर दो, क्यों कर दो, इसलिए कर दो, हमें जवाब देना पड़ेगा भाई इसलिए कर लें।
वहां पे जवाब नहीं देना पड़ता। बस खड़े हो जाओ, बकवास मत करो। ये करते हैं। तो ये फिलोसॉफिकल डिफरेंस है कि हमारी विचारधारा है, और इसके लिए आप लोग यहाँ आए हो, और इसके लिए हम सब एक परिवार हैं, और हम अकेले नहीं हैं। ये शाखा वालों को समझ नहीं आ रही है बात कि पूरा हिंदुस्तान ऐसा है। इस देश में हर एक व्यक्ति में ज्ञान है, हर एक व्यक्ति जानता है उसके लिए क्या अच्छा है। इस देश में हर एक व्यक्ति में ज्ञान है, हर एक व्यक्ति जानता है उसके लिए क्या अच्छा है। हर प्रदेश का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति जानता है कि भैया मेरे लिए ठीक है। अब ये चाहते हैं कि वो जो उसकी भावना है उसको खत्म करें। प्रधानमंत्री जी ने कहा था शिक्षा जरूरी है, एजुकेशन इज एम्पावरमेंट। एक तरफ कहते हैं एजुकेशन इज एम्पावरमेंट, दूसरी तरफ उठा के बजट काट देते हैं। आरएसएस का पूरा हाथ एजुकेशन मिनिस्ट्री में डाल रहे हैं। पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट, नाम नहीं लेना चाहता हूं, आईआईटी में अपनी राय देते थे। आज कहते हैं भैया हम अपनी राय नहीं देना चाहते, हटना चाहते हैं यहां से। क्यों? क्योंकि एक विचारधारा थोपी जा रही है, और यही लड़ाई आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बाकी हिंदुस्तान में लड़नी है। जैसे आप जो करना चाहते हो करते हो, वो हक हर एक हिंदुस्तानी को है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो। वो हक सबके पास होना चाहिए। गरीबों की मैंने बहुत बात की है, किसानों की बात की है, आप लोग जानते हैं। लैंड बिल की बात मैं करता हूं, वो मैं यहां नहीं करना चाहता हूं। मगर हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, वो इस देश का भविष्य है। चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, अलग हायर इंस्टीट्यूशंस की बॉडीज हो, चाहे वो हमारे स्कूल हो, वो हमारा भविष्य है। और आप कॉलेज के स्टूडेंट्स के संगठन, तो ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। जहां भी ये आरएसएस की विचारधारा थोपना चाहते हैं, वहां आप जाके खड़े हो जाए और इनको रोको। जहां ये शाखा का जो ऑर्डर होता है ना, जहां ये शाखा का ऑर्डर लाना चाहते हैं, वहां आप कांग्रेस पार्टी का डिसऑर्डर ले लो और अपनी बात बोलो, और स्टूडेंट्स को बताओ कि हम चाहते हैं कि वो अपने आप सोचकर अपनी विचारधारा निकालें। वो अपने आप सोचकर, समझकर अपने लिए फैसला करें कि इनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या विचारधारा उनको अच्छी लगती है। और ऊपर से चाहे वो कोई भी विचारधारा हो, वो उनके ऊपर नहीं थोपी जानी चाहिए। तो ये मेरा आपके लिए मैसेज है। जाइए और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, सबसे बातचीत करने की विचारधारा, सबको एक साथ ले जाने की विचारधारा को फैलाइए। संगठन की मैं थोड़ी बात करना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि पंजाब में चुनाव जीते, गुजरात में जीते, राजस्थान में जीते। मुझे बहुत खुशी हुई है कि जहां हम ऑपोजिशन में हैं, वहां आप एक के बाद एक एनएसयूआई के चुनाव जीत रहे हो, स्टूडेंट्स के, यूनिवर्सिटीज के चुनाव जीत रहे हो। बहुत डायनामिज्म है आप में, और आपके लिए कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब
अपोजिशन का समय है और पता नहीं आप मुझसे अग्री करते हो या नहीं, मगर मुझे तो ये बहुत आसान दिख रहा है। आसानी से यहां पे काम करा जा सकता है क्योंकि हमारी जो सरकार है वो एक के बाद एक गलती कर रही है। चाहे वो किसानों के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो मेक इन इंडिया के मामले में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के दौरे के मामले में हो, एक के बाद गलती कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं, आप अभी से प्रचार शुरू कर दो, मेक इन इंडिया कुछ होने वाला है नहीं, जीरो निकलेगा इसमें, जीरो। क्योंकि मेक इन इंडिया के लिए आपको हिंदुस्तान की आम जनता को शक्ति देने की जरूरत है। मेक इन इंडिया के लिए आपको गरीब जनता को भरोसे देने की जरूरत है, तभी मेक इन इंडिया होगा। ये सोचते हैं कि 2-3 बड़े उद्योगपतियों को आप फाइनेंस दे दो, मदद कर दो, सपोर्ट कर दो और मेक इन इंडिया हो जाएगा। नहीं होने वाला है। 5 साल बाद आप देख लेना, 5 साल बाद क्या, 1 साल का रिकॉर्ड देख लो, क्या 1 साल में किसी को रोजगार मिला है? कल मनमोहन सिंह जी ने कहा, भैया मनमोहन सिंह जी ने कहा इकोनॉमी डाउन जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे की पाठशाला ली हमारे एक्स प्रधानमंत्री जी से। समझने की कोशिश की भैया ये कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे चलती है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करा जाए आप बताइए। शायद मनमोहन सिंह जी ने उनको समझाया, मैं पूछूंगा। तो यहां पे कुछ चलने वाला नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप बस लग जाएगी, लड़ जाइए। और मैं आप जानता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, चाहे यूथ कांग्रेस के लड़के हैं, चाहे NSY के लड़के हैं और चाहे वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लोग। मैं सबके साथ हूं, मैं सबको आगे बढ़ाना चाहता हूं। अपने काम में आप मजा लीजिए, जितना आप अपने काम में मजा लोगे उतनी आसानी से काम होगा, उतनी तेजी से NSY आगे बढ़ेगी, उतनी तेजी से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। नए लोगों को लाइए और मुझे बुलाइए, अपने प्रदेशों में मुझे बुलाइए, कहिए भैया चलिए हमारे साथ आइए। बहुत शक्ति मिली है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Congress Party Vice President Rahul Gandhi there launching a frontal attack on Prime Minister Narendra Modi, on the BJP and the RSS, saying nothing will happen when it comes to the Make in India campaign of the Prime Minister or the farmers issue, saying that the poor in this country need to be taken into confidence. Make in India cannot be successful if only a couple of industrialists are given benefits, a couple of industrialists are helped. Launching a frontal attack on Prime Minister Narendra Modi, saying 1 year down the line, the Prime Minister is unable to understand how to run the economy, and that is why he called former Prime Minister Manmohan Singh to seek his advice on how to run things better. Rahul Gandhi, aggressive, talking about how the RSS is running the education system. The Prime Minister, he said, may have travelled to China, France, Mongolia, but still hasn't travelled to the house of a single farmer. Shiv Arur, my colleague, joins me with more on this. Shiv, this is a retaliation for the attack that was mounted yesterday, and this is a swift counter-offensive. Absolutely, Gaurav, and I don't think there could have been, a more aggressive counter
from Rahul Gandhi. Very interesting to note two things, Gaurav. A, in this, season of nearly endless speeches, from stage at events like this, which are peppered with, attacks, some of them even personal. This is, by all accounts, Rahul Gandhi's most aggressive, attack, where it was a brief speech, no longer than about 10 to 15 minutes, but it was just packed with attacks trained specifically at the RSS and the BJP. Also a very mocking tone that Rahul Gandhi has espoused for this particular speech in how he describes how Narendra Modi, actually needed to invite former Prime Minister Manmohan Singh for that economics Pathshala. But one of the things we also need to note is that Rahul Gandhi hasn't responded to some of the direct attacks that he's been subjected to by various, others like Amit Shah, Narendra Modi, Smriti Irani, the sort of trinity of attacks that have come from the BJP, which have been targeted at Rahul Gandhi. He's avoided those. In classic political fashion, this is Rahul Gandhi among an audience that is very favorable to him, the NSUI, the students' wing of the Congress party, training his guns directly at the RSS and the BJP on several levels. A, that they don't have any democracy among them. Obviously, he's talking to, the future leaders.